हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एसबीआई पीओ प्री मेंस दोनों में मेंसुरेशन का अच्छा वेटेज का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इसमें मैं बता दूं कि प्री एग्जाम में आपको कितना क्वेश्चन पूछ सकता है भाई। देखो 1 to 2 क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन पे पूछ सकता है प्री में, और मेंस में कितना पूछ सकता है। मेंस में इसके 2 to 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अलावा एसबीआई पीओ में तो है ही जरूरी, आईपीएस पीओ में भी ये बहुत जरूरी है। और कमिंग जो आरआरबी पीओ का एग्जाम है आपका, आरआरबी पीओ क्लर्क, ठीक है, उसमें भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन रहते हैं। तो देखो मेंसुरेशन क्या है, थोड़ा इजी टॉपिक है। अगर स्कूल में आप लोग पहले ही ये पढ़ चुके हो, बस एक तरीके से आपको रिवाइज करना है। और मोस्टली ये फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है, मोस्टली फॉर्मूला है। डिफरेंट ज्योमेट्रिक फिगर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इजी टॉपिक है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, मेंसुरेशन होता क्या है उसका डेफिनेशन देखेंगे। फिर 2D और 3D शेप क्या होता है उसको मैं आपको समझाऊंगा। फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स और डेफिनेशन, मतलब डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर जो होते हैं उससे रिलेटेड जो डिफरेंट टर्म्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके ट्रायंगल है, ठीक है, सर्किल है, या आपका क्यूब है, क्यूबाइड है, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बताऊंगा। और लास्ट में हम लोग एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे, जो लेटेस्ट आजकल एग्जांपल मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसबीआई पीओ में, आईपीएस पीओ में, आरआरबी पीओ में, जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी को प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, ताकि जो एग्जाम में है आपको क्वेश्चन इजिली बन जाए। और ये अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में आती है, और कभी कभी आजकल इस पे पैराग्राफ दे के भी क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में। तो मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है, मतलब ये आराम से आप कर लोगे, इसमें इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि बहुत चीज में से आप स्कूल में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेंसुरेशन को पढ़ते हैं आज। क्या होता है मेंसुरेशन? तो गाइस सबसे पहले मेंसुरेशन का डेफिनेशन तो आप लोग स्कूल में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। देखो ये क्या है, मेरा सर्किल है, ठीक है, तो ये, और ये क्या है, मेरा स्क्वायर है। ठीक है, तो मेंसुरेशन में हम लोग डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो होता है, जैसे सर्किल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, इसका लंबाई, चौड़ाई, एरिया, ठीक है, और जो 3D शेप है उसका वॉल्यूम निकालते हैं। और ये क्या है, मेरा पेंटागन है। ठीक है, तो मैंने डिफरेंट शेप आपको दिखा रखे हैं। इसमें कुछ शेप जो होता है वो 2D शेप बोलते हैं उसको, 2 डायमेंशन, मतलब जिसका लंबाई या चौड़ाई है, ठीक है, जिसमें 3 या ज्यादा स्ट्रेट लाइन से जिसको दिखाते हैं वो 2D होता है। और 3D शेप्स क्या होता है भाई मेरा, 3D शेप्स होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई होता है और उसमें डेप्थ भी होता है। ठीक है, उसमें हाइट भी होता है, उसमें 3 डायमेंशन होता है। मतलब देखो लेंथ होता है, विड्थ होता है और हाइट भी होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3D सर्फेसिस, 3 डायमेंशन होता है। ठीक है, और ये जो होता है जैसे ट्राइंगल, स्क्वायर, जो बेसिकली 3 या ज्यादा स्ट्रेट लाइन से दिखाया जाता है, उसमें उसको 2 डायमेंशन बोलते हैं, जिसको आप मतलब प्लेन में रखते हो। अगर उसको हाइट हो जाएगा मतलब वो 3 डायमेंशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये क्या है मेरा, ये क्यूब है आपका, ठीक है, और ये क्या है, इसको क्यूबॉइड बोलते हैं। और ये है क्या, इसको सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, सिलेंडर। तो देखो ये सब क्या है, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स है ना, ये जो डिफरेंट, तो ये क्या है, डिफरेंट ज्योमेट्रिक फिगर्स का जो हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, उसका हम लोग लेंथ निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, एरिया क्षेत्रफल निकालते हैं उसका, या 3D के केस में उसका वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, या कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, ये सब टर्म आपको मैं डेफिनेशन समझाऊंगा, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सब, तो इसका जो हम लोग स्टडी करते हैं बेसिकली, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन ऐसा मतलब पार्ट है मैथ का जिसमें हम लोग डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके लंबाई का, उसके एरिया का, उसके वॉल्यूम का, उसके कर्व सरफेस एरिया, उसके लेटरल सरफेस एरिया, उसके टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन। ठीक है, तो ये इसमें भी दो तरह का होता है, मेंसुरेशन में भी क्या होता है, एक होता है 2D और एक क्या होता है 3D। तो 2D और 3D में क्या डिफरेंस है, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में क्या डिफरेंस है उसको देखते हैं। देखो 2D क्या होता है, 2D 2 डायमेंशन वाला जो होता है, कोई भी जो शेप होता है, ये 2D शेप जो होता है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। 2D शेप इज डिफाइंड बाई 3 और मोर स्ट्रेट लाइन, मतलब 3 या उससे ज्यादा स्ट्रेट लाइन से जिसको हम दिखाते हैं, 3 और मोर स्ट्रेट लाइंस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, 2D शेप। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2D शेप। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे देखो आपका ट्राइंगल है, इसमें कितना है भाई, इसमें 1 है, 2 है, 3 स्ट्रेट लाइन है ना, तो कम से कम 3 स्ट्रेट लाइन होना चाहिए तभी आपका 2 डायमेंशन बनेगा। स्क्वायर है, इसमें 1 2 3 4 है, 4 स्ट्रेट लाइन मिला है। पेंटागन है, इसमें 1 2 3 4 5,
तो मतलब कम से कम 3 स्ट्रेट लाइन तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल शेप, ठीक है। 3D शेप क्या होता है, देखो 3D शेप होता है, ए 3D शेप इज डिफाइंड बाई मल्टीपल सर्फेसेस, ठीक है, इज डिफाइंड बाई मल्टीपल सर्फेसेस, क्या हो गया भाई, इज डिफाइंड बाई मल्टीपल, मतलब जिसमें एक से ज्यादा सर्फेसेस हो, मल्टीपल सर्फेसेस। तो इसका भी मैं आपको मतलब समझाता हूँ, मल्टीपल सर्फेसेस और प्लेन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देखो क्यूब में आओ, देखो क्यूब में देखो, ये जो है इसका बॉटम सरफेस है, ठीक है, और ये क्या है, इसका टॉप सरफेस है, ये इसका साइड वाला सरफेस है, लेटरल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। तो यही बेसिकली क्या होता है, मतलब 3 डायमेंशन में क्या होता है, डिफरेंट सरफेसेस और डिफरेंट प्लेन्स होता है, ठीक है। और 2D में क्या होता है, मेरा 3 या ज्यादा स्ट्रेट लाइन जब मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, 2D सर्फ शेप मेरा जनरेट होता है। तो कम से कम 3 स्ट्रेट लाइन तो होना ही चाहिए, 3 या उससे ज्यादा, ठीक है। तो ये देखो 2D और 3D में आप डिफरेंस देख रहे हैं, 2D शेप होता है 3 और मोर स्ट्रेट लाइन, और 3D शेप क्या होता है मेरा, इज डिफाइंड बाय मल्टीपल सरफेसेस, मतलब एक से ज्यादा सरफेसेस होता है या प्लेन्स, ठीक है। और डिफरेंस क्या होता है भाई, उसको भी देख लेते हैं। देखो 2D शेप में क्या होता है, डेप्थ नहीं होता है, 2D शेप्स जो होता है मेरा, जितना भी शेप्स है उसमें क्या होता है, लेग्स, मतलब उसमें नहीं होता है डेप्थ और हाइट। तो हाइट तो नहीं होता है ना, आपका सर्किल में हाइट होता है या ट्रायंगल में हाइट होता है। देखो हाइट का क्या मतलब है, आप ये मत कंफ्यूज होना, देखो ये क्या है, इसका बेसिकली लंबाई चौड़ाई है, इसका हाइट नहीं होता है, मतलब इसमें डेप्थ नहीं होता है। जैसे आप देख रहे हो इसमें जो है लंबाई है इसका क्यूब का, ये क्या है, चौड़ाई है, और ये जो क्या है, डेप्थ है, हाइट है। तो मतलब 3D शेप में क्या होता है, डेप्थ होता है, हाइट जो है, और 2D शेप में ये नहीं होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। तो 2D शेप में मतलब डेप्थ और हाइट नहीं होता है, जबकि 3D शेप में क्या होता है मेरा, 3D शेप्स, जिसको हम लोग सॉलिड शेप्स भी बोलते हैं, ठीक है, सॉलिड शेप्स भी बोलते हैं इसको, सॉलिड शेप्स, इसमें होता है, इसमें हाइट और डेप्थ होता है, ठीक है, इसमें हाइट और डेप्थ होता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या होता है भाई, इसमें जो है आपका 2D शेप में बेसिकली क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई यही होती है ना, लेंथ होता है L और ब्रेथ मतलब उसका चौड़ाई जो बोलता है, ठीक है, यही इसका डायमेंशन होता है। तो इसमें कितना डायमेंशन है भाई, 2 डायमेंशन है, ओनली लेंथ एंड ब्रेथ 2D शेप्स में। 3D शेप में क्या है भाई, 3D शेप में देखो लेंथ भी है, लंबाई भी है ना भाई, और चौड़ाई भी है, ब्रेथ भी है। इसके साथ साथ इसमें और एक क्या है भाई, उसमें हाइट है, एच हाइट भी है। यानी इसमें कितना डायमेंशन हो गया, 1 2 3, 3 डायमेंशन हो गया। तो 3D शेप में मेरा कितना डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशन होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, हाइट बोलते हैं उसको, ठीक है। और क्या हो गया भाई, इसमें क्या मेजर कर सकते हैं, 2D शेप में हम लोग क्या मेजर करते हैं, एरिया और पेरीमीटर को मेजर मेजर करते हैं। तो अभी मैं बता देता हूँ एरिया क्या होता है। देखो ये जो सर्किल है इसका एरिया होता है, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना ये कवर कर रहा है रेंज, ठीक है। और पेरीमीटर क्या होता है, इसका परिधि, ये जो आपका आउटर सेंटर में ये जितना है, ये जो टोटल लेंथ है इसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। जैसे आपका स्क्वायर है तो ये जितना एरिया कवर कर रहा है इसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। मतलब आउटर बाउंड्री जो टोटल सम होता है उसका लंबाई, उसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, हिंदी में इसको बोलते हैं परिधि। और एरिया होता है उसका क्षेत्रफल, कितना मतलब वो लंबाई चौड़ाई उसका टोटल कितना कवर करता है पार्ट, ठीक है। तो इसमें एरिया मेजर करते हैं और पेरीमीटर मेजर करते हैं 2D वाले शेप्स में, ठीक है, 2D शेप्स में। जैसे आपका ट्राइंगल हो गया, सर्किल हो गया, स्क्वायर हो गया। और जो मेरा 3D शेप है उसमें क्या मेजर करते हैं, देखो उसमें वॉल्यूम मेजर करते हैं। वॉल्यूम मतलब क्या हुआ, उसका कितना जो टोटल सॉलिड शेप का जो मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट कितना एरिया कवर करता है उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम के अलावा इसमें और क्या मेजर करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये क्या होता है अभी मैं आपको बता देता हूँ, तो हम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया, और क्या होता है इसमें मेजर करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये सब हम 3D शेप्स में मेजर करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया और क्या, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो 2D और 3D शेप्स में डिफरेंट चीज को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, देखो वॉल्यूम होता है कि ये टोटल जो, जैसे ये क्यूबाइड है, टोटल जो ये कवर करता है पार्ट, लेंथ ब्रेथ और हाइट, इसका जितना ये पोर्शन कवर करता है उसी को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, ठीक है।
जैसे ये क्यूब जितना एरिया कवर किया, जितना टोटल मतलब इसका पोर्शन कवर किया, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों मिला के थ्री डायमेंशन जो इसका पोर्शन कवर करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम का आपको समझ में आ गया वॉल्यूम क्या होता है, और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये सब आपको समझना जरूरी है। तो गाइज कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का डेफिनेशन देख लेते हैं जो मेंसुरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम का क्या डिफिनेशन है? तो बहुत लोगों को आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, लेकिन एक बार फिर भी समझा देता हूँ, स्कूल में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा ये। तो वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड द सॉलिड, मतलब कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर के इनसाइड में जितना भी स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। जैसे ये आपका क्या है, क्यूब है एक, ठीक है, एक आपका क्यूब मैंने बनाया हुआ है। तो क्यूब आपको पता है, क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये क्यूब होता है तो उसमें सारा जो होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होता है। तो वॉल्यूम क्या हुआ इसका, वॉल्यूम हुआ द अमाउंट ऑफ स्पेस, स्पेस जो है इसके इनसाइड जो टोटल स्पेस है, ठीक है, ये जो टोटल स्पेस है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम का अगर डेफिनेशन करना चाहेंगे तो द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड, अमाउंट ऑफ स्पेस मतलब कितना जगह है किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर के इनसाइड, अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड एनी ज्योमेट्रिकल फिगर। ठीक है, एनी ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल थ्री डी फिगर, यहाँ पे थ्री डी फिगर होना चाहिए, क्योंकि टू डी फिगर में तो वॉल्यूम नहीं होगा ना, उसमें तो लेंथ होगा, एरिया होगा। जो मेरा थ्री डी है जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट तीनों हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई भी हो, उसी में वॉल्यूम होगा। तो द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड एनी ज्योमेट्रिकल थ्री डी फिगर या शेप्स जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो जैसे क्यूब का वॉल्यूम आगे भी बताऊंगा, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है भाई, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यू होता है ना, ये क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम। तो आगे चल के इसको बताऊंगा, अभी मैं बस इसको डिफाइन कर रहा हूँ डिफरेंट टर्म्स को। ठीक है, इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये सब टर्म को अच्छे से समझो, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा एग्जाम में उसमें आपको ऐसा दिया रहेगा सरफेस एरिया इतना है, वॉल्यूम इतना है, ठीक है, तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो सरफेस एरिया का क्या डेफिनेशन होता है भाई, देखो ये होता है द टोटल एरिया ऑफ ऑल द आउटर सर्फेसिस, जो टोटल एरिया होता है ऑफ ऑल द आउटर सर्फेसिस, ऑफ ऑल द आउटर सरफेसेस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सरफेस एरिया। ठीक है, जितना भी कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर का आउटर सरफेसेस का जितना मतलब एरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया, और ये भी थ्री डी शेप में ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा एक टर्म है जिसको इसी में डिफाइन किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये क्या है भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, तो इसको ध्यान से देखना, क्योंकि इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ध्यान से समझना। तो एरिया ऑफ ओनली द कर्व पोर्शन ऑफ द सॉलिड, सॉलिड शेप। ठीक है, कोई भी, जैसे मैंने एक क्यूब बनाया, ठीक है, एक ये क्यूब है, ठीक है, तो ये है मेरा कोई क्यूब। अब इसमें ध्यान से देखना, इसमें कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, देखो ये है इसका लंबाई, ये है इसका मतलब मान लो ये मतलब क्यूब है तो सारा इक्वल है, ठीक है, लेकिन चलो एल बी एच ले लेते हैं इसको, मान लो तीनों डिफरेंट भी हो, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो इसमें कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, मतलब जो एरिया कर्व पोर्शन का, मतलब टॉप और बॉटम को छोड़ के, ये जो साइड वाला का जो एरिया है, ये जो साइड वाला जो पोर्शन का एरिया है आपका, मतलब टॉप और बॉटम को छोड़ के, टॉप और बॉटम के छोड़ के जो साइड का एरिया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया। चलो इसको मैं सिंपल कॉमन सेंस में बताता हूँ, आपके घर जो है कहीं भी आपका हॉल है, ठीक है, हॉल में जो नीचे और ऊपर का एरिया है उसको छोड़ दो आप, और जो साइड दीवार का एरिया है, चार हो गया ना, वही जो टोटल एरिया है आमने सामने के दीवार का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। मतलब टॉप वाला बॉटम वाला के छोड़ के और जो कर्व पोर्शन का मतलब एरिया है उसी को क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इसको लेटरल सरफेस एरिया भी कभी कभी बोलते हैं, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। तो इसको ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, सेम टर्म यूज करते हैं हम लोग कभी कभी। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं इसको। अब होता है कि टोटल सरफेस एरिया, ये क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर जो है थ्री डी शेप, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये जो टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड करेंगे ये, और टोटल जो कर्व सरफेस एरिया होगा उसको क्या हम लोग बोलेंगे,
टोटल सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका डेफिनेशन, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया मत प्लस बेस, मतलब जो उसका है बेस का एरिया, ठीक है, उसका बेस का एरिया जो होगा, बेस का एरिया हुआ ना, जैसे ये ज्योमेट्रिकल शेप है तो इसमें ये एरिया भी इंक्लूड करेंगे, नीचे वाला और ऊपर वाला बेस एरिया हुआ, प्लस और जो चारों उसका कर्व सरफेस का एरिया, उस सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो ध्यान देखना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और अभी जब मैं डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर 2D 3D का बताऊंगा तो आपको ये टर्म क्लियर होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी 3D शेप का जो इनसाइड में टोटल पोर्शन होता है, स्पेस होता है, उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल एरिया जो आउटर सरफेसेस का जो मतलब एरिया होता है कोई भी 3D शेप का, उसको सरफेस एरिया बोलते हैं। सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो कोई भी ज्योमेट्रिकल कोई भी जो 3D शेप है उसका जो आउटर मतलब कर्व सरफेस, कर्व पोर्शन का जो एरिया होता है, मतलब बॉटम और टॉप को छोड़ के, उसको क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, इसमें जो कर्व सरफेस एरिया और जो बेस एरिया है, मतलब ऊपर नीचे के एरिया को और मतलब उसके साइड वाले एरिया को जो जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। तो होपफुली ये आपको टर्म क्लियर होगा। अब हम लोग डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर जो है 2D शेप 3D शेप, उसका हम लोग देखेंगे एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको वो आना ही चाहिए, फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन के आंसर कर पाओगे, तो उसको ध्यान से देखना। तो गाइज अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ 2D और 3D शेप। तो देखो सबसे पहले ट्राइंगल देखते हैं। ट्राइंगल बेसिकली क्या होता है, इसका डेफिनेशन कि मतलब तीन स्ट्रेट लाइन जो होता है, जो भी किसी एरिया को मतलब इनक्लोज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। तो ये बेसिकली देख रहे हो ABC है, तीन स्ट्रेट लाइन है, और ये जो मतलब इसके इनसाइड जो येलो येलो पोर्शन है, ये इसका क्या है, मतलब टोटल पोर्शन कवर है, टोटल एरिया इनक्लोज्ड है, ठीक है। तो ट्राइंगल बेसिकली उसके देखेंगे डिफरेंट टाइप्स भी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, जो एक बेसिक डेफिनेशन है, सारे ट्राइंगल में जो यूज हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये एक ट्राइंगल दिया गया है, तो इसका जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, हाइट, ठीक है, इसको हाइट बोलते हैं। तो हाइट को चलो h मान लेते हैं, और ये इसका क्या होता है, बेस, बेस होता है, ठीक है, ये होता है इसका बेस। तो बेस को चलो b मान लेते हैं, और हाइट क्या है मेरा h। तो कोई भी ट्राइंगल हो आपका, तो एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ये क्या होता है, ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला है, मतलब आप कोई भी ट्राइंगल उठा के ले सकते हो, चाहे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, ठीक है, या राइट एंगल ट्राइंगल हो, स्केलीन ट्राइंगल हो, तो उसका जो ये जनरल फॉर्मूला यही होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये जो है परपेंडिकुलर हाइट जो है ये इनटू बेस और उसका हाफ कर लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या आप बोल सकते हो, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो ये जनरल फॉर्मूला है और ये सारे ट्राइंगल में यूज होता है, ठीक है। तो ये सारे ट्राइंगल में, ऑल ट्राइंगल जितना भी ट्राइंगल्स है, इसको सभी में ये फॉर्मूला लागू होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, कितने तरह के ट्राइंगल्स होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट है राइट एंगल ट्राइंगल, एक ये होता है, एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक होता है स्केलीन ट्राइंगल, ठीक है। तो अब इस सारे ट्राइंगल को हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं अच्छे से, इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले गाइस आता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो स्कूल में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होगे, राइट एंगल ट्राइंगल का डेफिनेशन पढ़े होगे ना। इसको बोलते हैं मतलब जिसमें एक एंगल क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल वही होता है ना, जिसमें एक जो है एंगल 90 डिग्री होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में देखो ये बेस है उसका, ये है एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, और ये है हाइपोटेनस जिसको डायगनल भी बोलते हैं, ठीक है। तो एल्टीट्यूड को अगर a मान लो और बेस को b मान लेते हैं, ठीक है, और हाइपोटेनस है इसका क्या, h मान लेते हैं। तो आपने एक पढ़ा होगा ये जो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है हमारा क्या होता है, h स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इसीलिए यहाँ से जो इसका हाइपोटेनस और डायगोनल क्या हो जाएगा, √a² प्लस बी स्क्वायर। तो ये स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। इसके अलावा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है भाई, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस, 1/2 इंटू बेस इंटू
एल्टीट्यूड या हाइट, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड और हाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा एरिया राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालोगे, जो बेस है और जो एल्टीट्यूड है उसको मल्टीप्लिकेशन करके हाफ से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा भाई, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें एक एंगल जो होता है 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और जो ये आपका हाइपोटेनस डायगनल है ये कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है, तो वो क्या हो जाएगा, डायगनल निकालने का ये फॉर्मूला है। तो ठीक है, ये सब फॉर्मूला आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, देखो ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल हो, ठीक है, तीनों साइड इक्वल हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, मतलब सारी भुजाएं बराबर हो जिस त्रिभुज की, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ध्यान से देखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। मतलब कोई भी एक साइड, जैसे सारी साइड ए है, इक्वल है ना, सारी साइड इक्वल है, तो एरिया क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और यहाँ पे जो सारी साइड इक्वल है तो पेरीमीटर भी निकाल लेते हैं। देखो पेरीमीटर डेफिनेशन क्या होता है, पेरीमीटर होता है जितना भी उसका जो साइड है उसका सम, ठीक है। यानी ये जितना भी साइड इसको कंपास कर रहा है, ठीक है, इंपास कर रहा है, उसका जो सम होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, a+a+a, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स द a। तो ये है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आपको पहले से ही पता होगा, स्कूल में आपने पढ़ा ही होगा, तो एक बार फिर से एक रिवाइज कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है भाई, देखो जिस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल में देख रहे हो, ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है, ये इक्वल है, ये दोनों का लेंथ a है, और एक तीसरा है, इसको बेस है, इसको b मान लेते हैं। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है इसको बोलते हैं समद्विबाहु मतलब त्रिभुज, जिसका दो भुजाएं इक्वल हो, दो साइड इक्वल हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल इंग्लिश में बोलते हैं। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ध्यान से देखना क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू क्या होता है, अंडर रूट a² माइनस b²/4, ठीक है। ध्यान से देखना, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इसको अब बेसिकली थोड़ा और आगे मतलब कर सकते हो, अगर कैलकुलेट करना चाहोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट 4a² माइनस b²/2 लिख सकते हैं, 2 बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली क्या हो गया, b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ये आप याद रखना क्या होता है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है भाई, बेस/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। और ये a क्या है, जो इक्वल साइड है दोनों का, ठीक है, और b क्या है, बेस, जो बेस है, ठीक है। तो और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा भाई, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, परिधि, मतलब इसके सारे साइड का सम। तो दो साइड इक्वल है और एक साइड क्या है, b है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2a+b, ठीक है। तो पेरीमीटर और एरिया निकालते हैं हम लोग किस केस में, 2D के केस में। ये जो सारा फिगर है ये 2 डायमेंशनल है, ठीक है, 2D शेप्स है। तो 2D शेप्स में हम लोग क्या निकालते हैं भाई, एरिया और क्षेत्रफल और पेरीमीटर, परिधि। क्योंकि इसमें हाइट और डेप्थ तो है नहीं, तो वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है एक ही मतलब दो डायमेंशन ही है, लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एरिया निकालेंगे और पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है। चलो एक और तरह का ट्रायंगल होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका क्या होता है भाई, उसको बोलते हैं स्केलीन ट्रायंगल। तो स्केलीन ट्रायंगल क्या होता है, देखो जिसमें तीनों साइड जो होता है वो अलग अलग होता है, किसी का मान लो लेंथ a है, किसी का b है और किसी का c है, तो जो साइड होता है वो इक्वल नहीं होता है एक दूसरे के, ठीक है, तीनों साइड अलग अलग लेंथ का होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलीन ट्रायंगल। तो स्केलीन ट्रायंगल का भाई एरिया कैसे निकालते हैं, तो देखो इसके लिए आपको होता है हीरोज फॉर्मूला। आप में से कितनों को याद है हीरोज फॉर्मूला, मुझे बताना कमेंट करके। स्कूल में आपने पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री में, हीरोज फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, देखो सबसे पहले इसका वो निकालते हैं, जो सेमी सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, इसका जो पेरीमीटर है उसका हाफ जो होगा उसको क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। तो देखो इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा,
सेमी पेरीमीटर इसका क्या होगा, इसका जो सारा जो लेंथ है, ठीक है, ए बी सी, इसका सम, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर का जो आधा करेंगे तो वही हो जाएगा सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर अगर ये हो तो हीरो फॉर्मूला के हिसाब से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या डिफाइन होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही है हीरोज फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें कोई भी ट्राइंगल आपका दिया रहे जिसका तीनों लेंथ इक्वल नहीं हो, ए बी सी मान लो दिया रहे कुछ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, उसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेना, मतलब सारे जो साइड है उसका सम करके हाफ जो होगा वो निकाल लेना, एस हो जाएगा। और एरिया ऑफ क्या हो जाएगा स्केलिन ट्राइंगल, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद रखना, बहुत क्वेश्चन में इसका यूज होगा, ठीक है। तो चलो ये सब हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हो गया। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं डिफरेंट जो 2D शेप्स है उसका क्या मतलब, वॉल्यूम और क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ और टीडी शेप्स को, 2D जो शेप्स है उसको देख लेते हैं। तो गाइज अब देखते हैं स्क्वायर, देखो ये भी 2D शेप है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है वो देखते हैं। तो स्क्वायर क्या होता है भाई, तो ऐसा 2D शेप जिसका जो चारों जो साइड है वो इक्वल होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या होता है, जैसे एक साइड मान लो ए है तो सारा साइड का जो लेंथ है क्या होगा, ए ही होगा, ठीक है। ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है। किसी भी साइड का स्क्वायर करेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर पता हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लेना। इसके अलावा पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा भाई स्क्वायर का, पेरीमीटर क्या डिफिनेशन होता है, पेरीमीटर मतलब सारे जो साइड है उसका सम, मतलब ये साइड ये साइड ये साइड दिख रहा है ना आपको, इस सब का जो सम होगा वही क्या हो जाएगा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, चारों साइड का सम। अब चारों साइड इक्वल होता है स्क्वायर में, तो ये क्या हो जाएगा पेरीमीटर 4a। इसीलिए पेरीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर का, 4 टाइम्स द एनी साइड का जो लेंथ ले लेंगे वो क्या हो जाएगा पेरीमीटर, तो 4a हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है आपका, ये क्या होता है स्क्वायर। देखो एक और चीज ध्यान में रखना, अगर मान लो एक स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, और उसका एक डायगोनल का लेंथ आपको दिया गया, ठीक है, ये है आपका डायगोनल जो है ये d है, तब डायगोनल अगर दिया रहे d इजकल टू डायगोनल, तब भी आप एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। तो उस केस में एरिया क्या हो जाता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपका डायगोनल दिया रहे तो एरिया क्या हो जाता है, जब डायगोनल दिया रहे इन टर्म्स ऑफ डायगोनल एरिया 1/2 इंटू कोई भी जो डायगोनल है उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिराइव करना बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे जो डायगोनल है ये मेरा डी जो है ये क्या होता है, डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी डी क्या हो जाएगा मेरा बेसिकली अंडर रूट 2a हो जाएगा, इसीलिए ए क्या हो जाएगा, ए मेरा क्या हो जाएगा d/√2। तो एक तरीके से देखो एरिया क्या होता है भाई स्क्वायर का, ए स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए यहाँ मेरा क्या है d/√2 है, तो ये कितना हो जाएगा d²/2। तो बेसिकली क्या होता है एरिया जो किसी भी स्क्वायर का अगर डायगोनल डी दिया रहे तो 1/2 इंटू डी स्क्वायर। तो इसको मैंने डिराइव भी कर दिया आपके लिए कि एक और अगर सिर्फ मान लो डायगोनल दिया रहे तब भी आप किसी भी स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ए स्क्वायर होता है, किसी भी साइड का स्क्वायर करेंगे तो वो एरिया होगा, और 4 टाइम्स द किसी भी साइड का लेंथ उसका पेरीमीटर होगा, ठीक है। अगर डायगोनल दिया रहे तो क्या हो जाएगा एरिया 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया स्क्वायर। अब देखते हैं एक और डिफरेंट जो 2D शेप्स है उसका एरिया और पेरीमीटर देखते हैं। तो गाइज अब आते हैं सर्किल पे, तो सर्किल भी 2D शेप होता है, और सर्किल क्या होता है भाई, इसमें कुछ इसका सेंटर होता है, ठीक है, कोई सेंटर होता है, ठीक है, ये सेंटर है, और ये जो क्या होता है इसका रेडियस, रेडियस क्या होता है इसका, मान लो रेडियस r, इसको r से डिनोट करते हैं इसका रेडियस, ठीक है। तो रेडियस हो गया, और सर्किल बेसिकली 2 डायमेंशनल स्पेस को जो उसका बाउंड्री जो है, ये जो बाउंड्री इसका इनक्लोज कर रहा है जितना भी पोर्शन, ठीक है, चारों तरफ से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब उसका एरिया सर्किल का, ठीक है। तो सर्किल का अगर रेडियस जो है आर दिया रहा है तो ये जो टोटल इनकास कर रहा है ये जो रीजन है ये इसको क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा भाई, डेफिनेशन क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये तो आपको पता ही होगा पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ पे आर क्या है मेरा रेडियस ऑफ द सर्किल है, ठीक है, ये क्या है रेडियस है, और मेरा पाई क्या है 22/7 जिसको लिखते हैं 22/7 है, ठीक है। और पेरीमीटर क्या होगा, सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है परिधि,
तो देखो पेरीमीटर जो सर्किल का होता है, बेसिकली ये जो जितना कम होल इसको घेर रहा है चारों तरफ, इसका लंबाई कितना होता है यही पूछ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं पेरीमीटर। तो ये कितना होता है 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर होता है सर्किल का पेरीमीटर। तो ये ध्यान में रखना, बहुत सिंपल फॉर्मूला है और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और सेमी पेरीमीटर अगर पूछे, कोई बोल दे सेमी पेरीमीटर क्या होगा सर्किल का, तो सेमी पेरीमीटर कुछ नहीं है, मतलब पेरीमीटर का अगर हाफ कर दोगे तो उसी को सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, यानी 1/2 कर दोगे पेरीमीटर का तो वही क्या हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा भाई पाई आर हो जाएगा। तो सेमी पेरीमीटर सर्किल का क्या होता है पाई आर होता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। चलो अब और भी जो 2D शेप है उसका हम लोग एरिया देख लेते हैं और पेरीमीटर देख लेते हैं। तो गाइस अब आते हैं रोम्बस पे, ठीक है। रोम्बस मतलब 2D शेप ही होता है। इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसका जो चारों साइड है इक्वल हो, ठीक है। ऑल 4 साइड जितना भी ये सब साइड है ये इक्वल है। मतलब ए बी इजकल टू क्या है, बी सी इजकल टू ए डी इजकल टू डी सी। मतलब अगर किसी भी पैरेललोग्राम का चारों जो साइड है इक्वल हो तो उसको क्या बोलेंगे रोम्बस। और इसमें ये देखो जो इंटरनल एंगल है ये जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है ये 90 डिग्री हो, ठीक है। ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रोम्बस का डेफिनेशन है, ठीक है। तो ऐसा रोम्बस जिसका जो डिग्री 90 डिग्री हो एंगल, तो वो क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें बेसिकली ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि एंगल 90 डिग्री ही हो, ठीक है। तो रोम्बस में जो होता है अपोजिट एंगल जो होता है, ये जो है अपोजिट एंगल्स ये भी इक्वल होता है, ठीक है। तो ये जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होता है। तो डेफिनेशन क्या है, समचतुर्भुज ऐसा पैरेललोग्राम जिसका चारों साइड इक्वल हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं रोम्बस। और उसका जो है अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और जरूरी नहीं है जो इंटरनल एंगल है 90 डिग्री हो, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकालते हैं अब। तो गाइज एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकालते हैं, एरिया जो देखो दो डायगोनल है D1 D2 उसका लेंथ दिया रहे तो प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल का जो हाफ होता है वही एरिया ऑफ क्या होता है रोम्बस। तो दो डायगोनल है उसका प्रोडक्ट कर देंगे उसका हाफ कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। और एक और तरीका है इसका मतलब एरिया निकालने का, मान लो परपेंडिकुलर हाइट दिया रहा है, ये जो परपेंडिकुलर हाइट है ये दिया रहे h दिया रहे और बेस पता है मुझे, बेस मान लो, बेस तो पता ही है, बेस मान लो बी रहे, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का एक ये भी फॉर्मूला होता है ध्यान में रखना, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। तो इससे भी आप निकाल सकते हो एरिया ऑफ रोम्बस। तो बेस मेरा क्या है भाई बी है और परपेंडिकुलर क्या है हाइट क्या है एच है, तो ये भी एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा। ये कहाँ से आया, तो अब देखो दिमाग लगाओ, इसका जो ट्राइंगल का हम लोगों ने क्या पढ़ा था एरिया 1/2 इंटू बी इंटू एच पढ़ा था ना, उसी को अगर दो गुना कर दे, इसमें देखो दो ट्राइंगल है ना, तो दो टाइम कर दोगे तो क्या आ जाएगा बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो रोम्बस का यही क्या हो जाएगा एरिया। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाने की बात है, कहाँ से आया ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो रोम्बस क्या होता है फिर से बता दूं, सारा जो उसका साइड है इक्वल होगा, एक पैरेललोग्राम है जिसका चारों साइड इक्वल होता है और अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम। उसका एरिया क्या होता है, अगर दो डायगोनल D1 D2 दिया है उसका प्रोडक्ट हो का हाफ जो कर देंगे वो एरिया हो जाएगा, या बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट जो दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ रोम्बस पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जरूरी एग्जाम में क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया रहेगा एरिया निकालना रहेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से निकालना, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होगा इसका, पेरीमीटर जो होगा रोम्बस का, पेरीमीटर चारों साइड तो इक्वल होता है ना, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू लेंथ ऑफ ए कोई एक साइड मान लो बी है तो चारों का जो वो हो जाएगा मतलब सम हो जाएगा वही क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस। सम सारा साइड इक्वल है, ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल है, तो कोई भी एक साइड का जो है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब और जो है मतलब 2D सर्फेसिस जो है 2D शेप से उसका एरिया और पेरीमीटर देख लेते हैं। तो गाइस अब आते हैं ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम को हिंदी में क्या बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, मतलब जिसका समान लंबाई का जो चतुर्भुज हो उसको बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली देख रहे हो ये जो साम आपको दिख रहा है ये फिगर, ये इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजियम। तो इसमें बेसिकली क्या होता है एरिया जो होता है ट्रेपेजियम का वो क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड इसमें क्या है ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला और ये वाला क्या है पैरेलल साइड है। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है।
सम ऑफ पैरेलल साइड, जितना भी लंबाई दिया रहेगा पैरेलल साइड्स का उसको सम कर लेंगे, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो गया भाई, दोनों के बीच में जो ये जो आपको दिख रहा है एच जो है डिस्टेंस, उसका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, मान लो जो इसका जो है पैरेलल साइड है, इसका कुछ मान लेते हैं, ये जो इसका बी लेंथ है, ठीक है, इसका बी है, इसका जो है लेंथ ए है, दोनों डिफरेंट होगा, ठीक है, और ये पैरेलल साइड है ना, ए बी और जो सी डी है ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और इसका जो परपेंडिकुलर हाइट है ये क्या है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, पैरेलल जो लाइन है उसके बीच का डिस्टेंस ये एच है ना, ठीक है। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी ए प्लस बी इंटू परपेंडिकुलर हाइट या डिस्टेंस बिटवीन देम एच, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जैसे इसमें जो दो ये आपको दिख रहा है ट्राइंगल, ठीक है, इसका जो एरिया है ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा ना, क्योंकि ये जो इसको दो भाग में बांट रहा है ये और ये इक्वल हो जाएगा जब ये परपेंडिकुलर हाइट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो बेसिकली दो ट्राइंगल और ये इसका जो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया का सम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। तो वो उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये जनरलाइज फॉर्मूला है, आप इसको यूज करना, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, इसका जो ये पार्ट है और ये पार्ट इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आमने सामने का लेंथ इक्वल होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर हाइट उसको इक्वल में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो आप कि इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना और इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल लेना, तो आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मिल जाएगा। या तो सिंपल है, दोनों जो पैरेलल लाइन है उसका सम का और जो उसके बीच का परपेंडिकुलर हाइट या डिस्टेंस है उसके प्रोडक्ट का हाफ कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। तो गाइज ये था 2D फिगर। अब आते हैं 3D फिगर्स पे, जो आपका क्यूब है, क्यूबॉइड है, ठीक है, सिलेंडर है, कोन्स है, उसका हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो अब 3D शेप्स वाले का देख लेते हैं, ठीक है। तो गाइस 3D शेप्स का वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालने के पहले पैरेललोग्राम को भी देख लेते हैं। तो देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसका अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होता है, ठीक है, और पैरेलल होता है। ये जो अपोजिट साइड है इसका, ये दोनों क्या है, इक्वल है, और ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। यानी ये जो ABCD मेरा पैरेललोग्राम है, इसमें जो AD है ये किसके बराबर है, BC के बराबर है, ठीक है। और जो है मेरा AB जो है ये किसके बराबर है, CD के बराबर है, ठीक है। और AD जो है ये पैरेलल है BC के, और AB जो है वो पैरेलल है CD के, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलेंगे, ठीक है। इसमें जो अपोजिट एंगल्स है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना, अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं भाई, एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जैसे ये मैंने ये जो हाइट बनाया है मैंने, ये जो h है इसकी हाइट, और ये क्या है इसका बेस जो है, इसका जो प्रोडक्ट होगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, बेस बी इंटू हाइट। तो सिंपल सा है, फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। और इसका क्या कंडीशन है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल कब पैरेललोग्राम होगा, जब उसका अपोजिट साइड इक्वल होगा और दोनों पैरेलल होगा, इसका अपोजिट एंगल्स भी क्या है, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। और उसका एरिया क्या हो जाएगा, बेस जो होगा और उसका जो हाइट होगा, ठीक है, उसका प्रोडक्ट हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। चलो अब मूव ऑन करते हैं 3D शेप्स का, जो है क्यूब है, क्यूबाइड है, ठीक है, सिलेंडर है, कोन है, उसका हम लोग वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो गाइज अब आते हैं 3D शेप्स। 3D शेप्स का वॉल्यूम और एरिया क्या होता है। तो 3D शेप्स क्या होता है, जिसका लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई भी होता है, ठीक है, जिसका मतलब डेप्थ होता है, ठीक है। 3 डायमेंशन जिस शेप्स का होता है उसको 3D शेप्स या ज्योमेट्रिकल फिगर कहते हैं। तो सबसे पहले क्यूब देखते हैं। क्यूब क्या होता है, क्यूब ऐसा मतलब ज्योमेट्रिकल शेप होता है जिसका जो सारा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है तीनों इक्वल होता है, ठीक है। तीनों अगर इक्वल रहे, जैसे ये ए है तो ये भी ए है इसका, और हाइट भी ए रहेगा, मतलब सब इक्वल है, तो उसको क्या कहते हैं, क्यूब। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, क्यूब का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, ए क्यू होता है। मतलब कोई भी जो साइड का क्यू कर लेंगे वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब।
अब इसमें भी देखो कुछ टर्म है जिसको डिफाइन करना पड़ेगा। ये आपका क्यूब है, इसमें जो ये रेड वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं, ये जो नीचे का एरिया है आपका इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो बॉटम का एरिया है और ये जो टॉप का एरिया है इसको बोलते हैं बेस एरिया, ठीक है। तो बेस एरिया क्या होता है? बेस एरिया जो होता है ये क्या होता है, मतलब बॉटम पोर्शन का एरिया, बॉटम पोर्शन का एरिया प्लस जो टॉप पोर्शन का एरिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस एरिया, ठीक है। तो बेस एरिया क्या हो जाएगा किसी भी क्यूब का, देखो इसका जो है ए स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले का ऊपर वाले का कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2a² हो जाएगा। तो बेस एरिया क्यूब का कभी भी पूछेगा तो क्या बोलोगे, टॉप का एरिया और बॉटम के एरिया। जैसे आप मान लो आपका जो घर है जहां रहते हो, तो आपका जो बेस है नीचे वाला और ऊपर वाला उसका जो टोटल एरिया हो जाएगा वो बेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो बेस एरिया क्या होता है, 2a² हो जाएगा क्यूब का, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा बेस एरिया इतना है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बेस एरिया होता क्या है। इसके अलावा एक और टर्म है जिसको बोलते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। ये क्या होता है भाई, तो देखो इसको ध्यान से समझना, जो भी आपका टॉप और बॉटम एरिया को छोड़ के जो भी साइड वाला का जो एरिया है, जैसे आप कोई भी घर में रहते हो तो दीवार जो है आपका चारों ओर से है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। इसमें जो ब्लू से रंगा हुआ है, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो, जो मतलब रेड वाला ये पोर्शन जो था टॉप और बॉटम को छोड़ के, इसको छोड़ के जो भी साइड का एरिया है, ठीक है, जो साइड का एरिया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो चारों पोर्शन क्या हो जाएगा, कर्व या लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व या लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, अब जो लेटरल सरफेस एरिया है इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा क्यूब के लिए। क्यूब के केस में तो बहुत सिंपल है, क्योंकि उसका सारा जो साइड है इक्वल है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और उसका हाइट भी इक्वल है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई, ये जो चारों पोर्शन का एरिया है 4a² हो जाएगा ना, 4a², क्योंकि टॉप वाला और बॉटम वाला को काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया, मतलब जो उसका आउटर पोर्शन या कर्व पोर्शन का जो एरिया है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। तो ये 4a² हो जाएगा। तो अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया मतलब बेस एरिया प्लस लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया में तो सबको काउंट करेंगे, जो मेरा बेस एरिया है ऊपर और नीचे का एरिया, और जो चारों और मतलब चारों साइड का जो पोर्शन का एरिया है, यानी लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो बेस एरिया कितना था, टॉप और बॉटम का 2a² था, और लेटरल सरफेस एरिया जो मतलब आउटर पोर्शन का था, कर्व पोर्शन का एरिया कितना था, 4a² था। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, किसी भी किसी भी जो क्यूब है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6a²। तो ये आपको पता होना चाहिए, तीनों चीज पता होना चाहिए कि बेस एरिया क्या होता है, लेटरल या कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब के लिए, ठीक है। तो क्यूब क्या होता है, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया, जो एक कोई भी एक साइड का होल क्यूब कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। और कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 4a², मतलब टॉप और बॉटम वाले एरिया को छोड़ के बाकी जो होगा वो हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। बेस एरिया क्या होगा, टॉप और बॉटम का जो एरिया लेंगे उसको बेस सरफेस एरिया बोलेंगे, वो 2a² हो जाएगा, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया बेस एरिया प्लस लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, यानी 6a²। तो ये क्यूब हो गया। अब हम लोग और जो 3D शेप्स हैं क्यूबाइड, उसका देखते हैं वॉल्यूम क्या होगा, उसका लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो गाइज अब आते हैं क्यूबाइड पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका एग्जाम में, इसके आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्यूबाइड क्या होता है, इट इज बेसिकली जो है ये है 3 डायमेंशनल फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप रेक्टेंगुलर जो 2D है उसको अगर आप 3D में प्रोजेक्ट कर दोगे तो वही शेप मेरा क्या आ जाएगा, क्यूबाइड। क्योंकि ये जो आप बेसिकली देख रहे हो ये क्या है, रेक्टेंगल ही है ना, ऊपर में रेक्टेंगल है, ये सब रेक्टेंगल है, ठीक है। और ये जो क्यूबाइड है इसका मान लो लेंथ है जो है ये एल है, ठीक है। और इसका जो ब्रेथ है ये मान लो बी है, दिस इज द ब्रेथ यानी उसकी चौड़ाई। और इसका जो हाइट है, ये जो हाइट है आपका, इसको मान लो ये एच है, हाइट इसका क्या है, एच है। तो वॉल्यूम क्या होगा क्यूबाइड का भाई, वॉल्यूम मतलब टोटल एरिया कवर्ड बाई ऑल इट्स, इसका जो जितना मतलब टोटल ये वॉल्यूम क्या होगा, जितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है इसका लेंथ ब्रेथ हाइट, और जितना सरफेसेस और प्लेन है, जितना टोटल मतलब कवर करता है पोर्शन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का क्या फॉर्मूला है भाई, क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है,
वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अब देखते हैं इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होगा क्यूबाइड का? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में, तो सरफेस एरिया क्या होगा इसका ये देख लेते हैं, किसी भी क्यूबाइड का सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, तो देखो सरफेस एरिया में तो दो चीज आ जाएगी, एक तो रहेगा क्या आएगा, एक लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया आएगा ना, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, एक क्या हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया, और एक क्या हो जाएगा भाई, एक जो होगा उसका मतलब टॉप और बॉटम, मतलब बेस एरिया भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, बेस एरिया। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, जैसे ये आपको दिख रहा है ना क्यूबाइड, इसका टॉप और बॉटम के एरिया को छोड़ के जो साइड वाला जो मतलब पोर्शन होगा, उसका जो एरिया होगा, उसका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। पहले ही बता चुका हूँ लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, मतलब टॉप और बॉटम का एरिया को छोड़ के उसका साइड वाला जो एरिया होता है, उसका जो सम होता है वो क्या होता है भाई, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो देखो ये जो है इसका पोर्शन, एक बार फिर से बना देता हूँ, एक क्यूबाइड बना देता हूँ। ठीक है, एक ये है मेरा क्यूबाइड, अच्छे से समझना इसको, ये है मेरा क्यूबाइड। ठीक है, इसका लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो इसका जो ये साइड वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला, ये आमने सामने का, और जो है इस साइड का और सामने आमने सामने का। ठीक है, वो जो एरिया होगा ये कितना, यही एरिया क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, यानी टॉप और बॉटम को छोड़ के, तो लेटरल सरफेस एरिया क्यूबाइड का क्या हो जाएगा, एक एक करके देखते हैं। पहले जो एक साइड वाला सरफेस का देखते हैं, तो इसका देखो ब्रेथ बी है और हाइट एच है। ठीक है, तो टू इंटू बी इंटू एच, टू से क्यों किया, क्योंकि देखो ये एक इधर भी है और एक इधर भी है। ठीक है, टू इंटू बी इंटू एच हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा, अब देखो ये वाला जो पोर्शन है इसका लेंथ एल है। ठीक है, और इसका जो हाइट है ये एच है, तो एक ये हो गया। ठीक है, तीन इधर और चार इधर, तो ये कितना हो जाएगा, टू इंटू एल इंटू एच हो जाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया क्यूबाइड का क्या हो गया भाई, टू इंटू एच एल प्लस बी। ठीक है, यानी जो हाइट होगा उसका टू टाइम्स इंटू सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, ये क्या हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड। क्यूबाइड का क्या हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। तो बिल्कुल कॉमन सेंस है एकदम, आपको रटने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगा के समझो कि क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया, क्या होता है बेस एरिया, फिर टोटल एरिया क्या होता है। ठीक है, और बेस एरिया क्या कैसे निकलेगा भाई, इसका बेस एरिया जो होगा किसी भी क्यूबाइड का वो कैसे निकलेगा, मतलब जो इसका, फिर से एक बार बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, एक क्यूबाइड फिर से बना देता हूँ। तो देखो ये क्यूबाइड मेरा है। ठीक है, ये क्यूबाइड है, इसका जो ये है लेंथ है एल, ठीक है, ब्रेथ है और ये हाइट है। तो इसका जो बॉटम का एरिया होगा ये, और टॉप का एरिया जो होगा ये वाला, इसका जो एरिया का सम है इसको क्या बोलेंगे बेस एरिया। तो बेस एरिया क्या हो जाएगा भाई किसी भी क्यूबाइड का, देखो इसका जो एरिया ये क्या, इसका एरिया क्या है भाई, ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसका एरिया कितना है, इसका जो एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, ये तो बेसिकली एक रेक्टेंगल है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। और ऊपर वाले पोर्शन का भी क्या एरिया हो जाएगा भाई, ऊपर वाला भी तो वही है, ये क्या है मेरा लेंथ है और ये उसका ब्रेथ है, तो एल इंटू बी, तो क्या हो जाएगा टू इंटू एल इंटू बी, क्या हो जाएगा बेस एरिया, मतलब ऊपर नीचे वाले का एरिया। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड क्या हो जाएगा भाई, इसका जो है लेटरल सरफेस एरिया जो निकाले थे वो प्लस बेस एरिया, टोटल एरिया जो है यही हो जाएगा ना। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना निकाले थे हमने, टू इंटू एच एल प्लस बी था, और बेस एरिया कितना निकाले थे, टू इंटू एल बी था। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया जो है किसी भी क्यूबाइड का क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये क्या हो जाएगा भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड। तो ये ध्यान में रखना आपको बहुत जरूरी है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, और सरफेस एरिया क्या होता है भाई, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा टू इंटू एच इंटू एल प्लस बी, लेटरल सरफेस एरिया ये हो जाएगा, और बेस एरिया क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया और बेस एरिया का सम, तो ये हो जाएगा टू इंटू
एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो ये था क्यूबाइड का सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना। तो गाइस जब आते हैं स्फेयर पे, तो स्फेयर क्या होता है, तो कोई भी थ्री डायमेंशनल शेप जो परफेक्टली राउंड होता है, ठीक है, परफेक्टली राउंड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेयर। तो बहुत स्फेयर का सिंपल एग्जाम्पल है क्रिकेट बॉल जो आप देखते हो, वो क्या है, स्फेयर है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा थ्री डी शेप जो परफेक्टली राउंड हो, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, स्फेयर। इसका मतलब क्या हो गया कि एवरी पॉइंट, इसका जितना भी पॉइंट होगा सरफेस में, उसके सेंटर से जो उसका डिस्टेंस होगा सेम होगा। आप कोई भी पॉइंट ले लो सरफेस पे, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो सेम रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेयर। तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यू, ठीक है। जहां पे आर क्या है भाई, आर है रेडियस ऑफ स्फेयर, ठीक है, ये स्फेयर का रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पाई का वैल्यू कितना है, 22/7। 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर। और सरफेस एरिया क्या होता है भाई, सरफेस एरिया किसी भी स्फेयर का क्या होता है, देखो, जो इसका जो पहले सरफेस एरिया का डेफिनेशन क्या होगा स्फेयर के लिए, इसका जो टोटल एरिया है दैट कवर्स इस आउटर सरफेस, इसका आउटर सरफेस का जितना एरिया कवर होगा उसी को इसका सरफेस एरिया बोलेंगे, ठीक है। तो सरफेस एरिया जो स्फेयर का होता है, ये होता है 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट में होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है वॉल्यूम क्यूबिकल यूनिट में होता है, क्यू होता है, और ये सरफेस एरिया क्या होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है। तो ये भी ध्यान में रखना। तो सरफेस एरिया किसी भी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इस सरफेस पे भी मतलब आपको स्फेयर पे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें। और एक और बात है कि वॉल्यूम जो है आपका 4/3 पाई आर क्यू है, लेकिन अगर वॉल्यूम को डायगनल के टर्म में अगर आप चाहोगे तो वो भी निकाल सकते हो। देखो, रेडियस जो है क्या होता है, रेडियस जो है, इसके अलावा वॉल्यूम आप डायमीटर के टर्म में भी निकाल सकते हो किसी भी क्यूब का। वो कैसे निकालोगे भाई, देखो, डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस होता है ना, यानी रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या है, 4/3 इंटू पाई आर क्यू। तो अब इसको डायमीटर के टर्म में अगर मान लो हम लोग चाहते हैं निकालना, तो क्या कर सकते हैं, आर की जगह डायमीटर डी सबमिट कर देंगे। तो आर कितना है भाई, D/2 है, यानी DQ/8 है। देखो ये 2 से कट गया, ठीक है, इसीलिए मेरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ से πdq/6 भी लिख सकते हैं इसको। स्फेयर का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। तो ये भी आप कर सकते हो, तो वो तो सिंपल चीज है, उसी को मैंने थोड़ा घुमा फिरा दिया। इसी तरह जो सरफेस एरिया है, इसको भी आप डायमीटर के टर्म में लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ आर क्या होगा, D/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी D²/4, यानी क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर। तो बेसिकली ये सिंपल चीज है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। जब आपको रेडियस पता है तो डायमीटर तो पता ही रहेगा, कोई भी एक चीज पता रहेगा तो आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो स्फेयर का, और सरफेस एरिया भी इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। चलो मूव ऑन करते हैं, अब नेक्स्ट 3D शेप्स को देखते हैं। तो गाइज हेमीस्फेयर भी पढ़ लेते हैं। हेमीस्फेयर क्या होता है, देखो आप पर अपने ऊपर जो पढ़ा है ये स्फेयर है, इसको अगर दो इक्वल पार्ट में कट कर दें, इसको दो इक्वल हाफ में कट कर दें, ठीक है, तो उसी को क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा हमारा हेमीस्फेयर। तो हेमीस्फेयर का जो है टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम जो क्या होगा भाई, हेमीस्फेयर का जो है वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फेयर क्या हो जाएगा, 1/2, और जितना आपका स्फेयर का वॉल्यूम था, ठीक है, तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना था भाई, 4/3 पाई आर क्यू था ना, ये स्फेयर का वॉल्यूम, तो उसका हाफ हो जाएगा। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली स्फेयर है, उसको अगर सोचो, अगर उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करोगे तो वही हेमी स्फेयर है, तो उसका तो वॉल्यूम ऑब्वियस सी बात है ना, हाफ होगा जितना स्फेयर का होगा, ठीक है। अब आते हैं कर्व सरफेस एरिया, इसका जो है, ये देख रहे हो, ये जो इसका बेस है, ये जो बेस है इसका, ठीक है, ये बेस जो आपको दिख रहा है, ये बेस कैसा है, सर्कुलर है ना, ये सर्कुलर बेस है, ठीक है। और ये जो है इसका ये वाला पोर्शन क्या है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस। तो ये ध्यान में रखना। तो इसका जो है कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया
ऑफ ए हेमीस्फेयर, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो वो क्या होगा, तो देखो स्फेयर का टोटल एरिया क्या होता है, स्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो क्या था, तो स्फेयर तो टोटल वही था ना, कर्व ही है, तो इसका टोटल एरिया कितना था, 4 पाई r स्क्वायर था, तो उसका जो हाफ होगा वही होगा ना। तो इसका क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया जो है मेरा हेमीस्फेयर का क्या हो जाएगा, जितना भी स्फेयर का टोटल था एरिया डिवाइडेड बाई 2। तो 4 पाई r स्क्वायर था उसका स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। लेकिन देखो इसमें ये सर्कुलर पोर्शन का भी हमको लेना पड़ेगा ना, क्योंकि इसको दो इक्वल हाफ में कट कर दिए हैं, तो इसको इसको भी तो लेना पड़ेगा। तो कर्व सर्फ ये जो है सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, बेस एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, बेस एरिया क्या हो जाएगा। तो बेसिकली ये तो सर्किल है ना, तो सर्किल है जिसका रेडियस आर है, तो बेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा हेमीस्फेयर का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फेयर क्या हो जाएगा, उसका कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना है भाई, 2 पाई r स्क्वायर है, और बेस एरिया कितना है, सर्कुलर जो पोर्शन है उसका एरिया पाई r स्क्वायर। इसीलिए टोटल सरफेस एरिया किसी भी हेमीस्फेयर का क्या हो जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया किसी भी हेमीस्फेयर का 3 पाई r स्क्वायर होता है। इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि टोटल सरफेस एरिया जो है हेमीस्फेयर का 3 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है, हेमीस्फेयर किसी भी जो स्फेयर को इक्वल हाफ्स में कट करते हैं, जैसे हमारा अर्थ है उसको मान लो 20 से आप दो भाग में कट कर देखो, एक क्या हो जाएगा नॉर्थन हेमीस्फेयर, एक साउथर्न हेमीस्फेयर, तो वही जो है दो इक्वल हाफ में स्फेयर को कट करते हैं तो उसको हेमीस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। उसका वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है, स्फेयर का जितना होता है उसका हाफ, और उसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना, इसके भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अब देखते हैं सिलेंडर, और सिलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो एग्जाम है प्री मेंस दोनों में सिलेंडर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके जो कॉन्सेप्ट इसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखो ये जो फिगर बनाया हुआ है ये आपका सिलेंडर, और सिलेंडर का बेस्ट एग्जांपल है जो घर में आप पाइप देखते हो जो यूज होता है वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें जो होता है टॉप एंड बॉटम जो है ये सर्कुलर एरिया है, ठीक है। तो सर्कुलर एरिया है, और साइड में इसका जो और भी क्या है, इसके अलावा जो एरिया है जिसको क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। तो इसका जो है सबसे पहले देखते हैं कि इसका एरिया क्या होगा। इसका जो आपका बेस एरिया है, बेस एरिया क्या हुआ, बेस एरिया तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिलेंडर का बेस एरिया क्या होगा, ये जो बॉटम है इसका एरिया, ये जो टॉप है, अब ये तो सर्किल है, तो सर्किल है, मान लो इसका जो रेडियस है, ये मान लो इसका रेडियस जो है ये आर है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर में भी सेम है, ये भी पाई r स्क्वायर होगा। तो ये जो टॉप और बॉटम का एरिया है, बेस एरिया कितना हो जाएगा सिलेंडर का, पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका बेस एरिया, यानी टॉप और बॉटम जो है इसमें जो सर्कुलर एरिया है उसी को क्या बोलते हैं, बेस एरिया। इसके अलावा इसका ये जो साइड वाला एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा भाई, अभी तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कर्व सरफेस एरिया का। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा इसका सिलेंडर का, जो इसका एरिया सर्कुलर एरिया के अलावा जो एरिया होगा, ठीक है। मतलब कौन सा है, ये जो इसका जो साइड का एरिया होगा, यानी कर्व सरफेस का जो एरिया होगा, इसको छोड़ के, टॉप और बॉटम को छोड़ के, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, उसको हम लोग बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो गाइस देखो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल या कर्व भी बोल सकते हो, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या हो जाएगा भाई, तो ध्यान से देखना, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का, ये हो जाएगा 2 × पाई × r × h। अब यहाँ h क्या है, h है ये जो आपका हाइट दिख रहा है, ये क्या है इसका h, ये हाइट, ठीक है। तो ये h जो हाइट है, 2 × पाई × r × h हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, और बेस एरिया कितना है, 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जो बेस एरिया है ऊपर नीचे जो सर्कुलर एरिया है उसका उसका सम, बेस एरिया जो ऊपर नीचे सर्कुलर पार्ट है उसका सम, और उसके अलावा जो कर्व पोर्शन है
उसका जो सम है कर्व सरफेस एरिया वही हो जाएगा ना टोटल सरफेस एरिया। तो बेस एरिया हमने कितना निकाल लिया भाई, 2 पाई आर स्क्वायर है ना, जो सर्कुलर है दोनों पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया का एरिया कितना है 2 पाई आर एच। तो टोटल सरफेस एरिया किसी भी सिलेंडर का क्या हो जाएगा भाई, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इसमें कॉमन है ना, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो ये याद रखना टोटल सरफेस एरिया किसी भी सिलेंडर का क्या होगा, 2 इंटू पाई इंटू आर प्लस एच। तो होपफुली आप समझ में होगे, सिंपल है ये सिलेंडर का कॉन्सेप्ट। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कर्व पोर्शन का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। और जो बेस एरिया है ऊपर नीचे जो ये सर्कुलर एरिया है ये कितना 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला ध्यान से देखना। तो गाइज देखो वॉल्यूम ऑफ ए जो सिलेंडर है उसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। जहाँ पे आर क्या है, देखो आर ये रेडियस है, ये जो रेडियस है आपका ये है, और ये क्या है हाइट है, मतलब जो दोनों सर्कुलर बेस है और टॉप टू बॉटम उसके बीच का जो डिस्टेंस है ये हाइट। तो वो हो जाएगा क्या, वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम याद रखना पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और ये जो हम बात कर रहे हैं ये जो सिलेंडर है हम लोग बेसिकली राइट सर्कुलर सिलेंडर का ही डिस्कस करते हैं। और भी डिफरेंट तरह के सिलेंडर होते हैं लेकिन आपके एग्जाम में राइट सर्कुलर सिलेंडर से ही क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा ऑब्लिक सिलेंडर भी होता है, इलेप्टिक सिलेंडर होता है, राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर होता है। लेकिन बस आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर का ही कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। तो उसका जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो ये है आपका सिलेंडर का, आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। इससे आपको एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज ये हो गया आपका सिलेंडर का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं एक और जो इंपॉर्टेंट आपका 3D शेप है कोन, उसका देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, उसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो गाइस जब आते हैं कोन, देखो कोन क्या होता है, जैसे आपने बहुत लोगों ने आइसक्रीम खाते होगे तो जो आइसक्रीम का कोन वाला कप आपको मिलता है वही कोन होता है, ठीक है। तो आपने ये तो डेली लाइफ में यूज करते ही हो आप लोग उसको। तो देखो कोन का जो टॉप वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपेक्स और वर्टेक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। वो जो पॉइंट पे टॉप वाला पॉइंट होता है, ठीक है। और नीचे जो उसका होता है बेस होता है, जो कैसा होता है, सर्कुलर बेस होता है, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर होगा कि ये जो बेस में सर्कुलर है इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, बेस एरिया ऑफ ए कोन तो इजीली पता चल जाएगा आपको। सर्किल का जो एरिया होगा वही होगा ना। तो बेस एरिया अगर मान लो ये जो कोई इसका इसका रेडियस आर है, ठीक है, तो इसका बेस एरिया कोन का क्या हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो आपका लेटरल सरफेस या कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। तो ये जो आपका सर्कुलर एरिया है बेस का, इसको छोड़ के जितना एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं इसको, लेटरल सरफेस एरिया। तो किसी भी कोन का कर्व सरफेस एरिया को कैसे डिफाइन करेंगे। अब देखो इसका जो ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग एल से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्लैंट, स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, एल को क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। तो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया जो होता है, लेटरल सरफेस एरिया किसी भी कोन का, ये क्या डिफाइन है, इसका डेफिनेशन क्या है, पाई इंटू आर इंटू एल। जो स्लैंट हाइट होता है, ठीक है, उसको प्रोडक्ट कर देते हैं पाई इंटू रेडियस ऑफ द कोन, जो बेस का सर्कुलर का जो रेडियस होगा वो इंटू स्लैंट हाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। और बेस एरिया ये हो गया, तो टोटल सरफेस एरिया कोन का क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन क्या हो जाएगा भाई, ये जो बेस एरिया है, बेस एरिया प्लस लेटरल सरफेस एरिया वही हो जाएगा ना। अब ये ऊपर जो कोन देख रहे हो इसका टोटल एरिया क्या होगा, ये जो बेस वाला एरिया है ये, और ये जो इसके अलावा जो और भी एरिया है टोटल वही हो जाएगा ना। तो टोटल सरफेस एरिया कोन का क्या हो जाएगा, बेस एरिया हम लोग पाई आर स्क्वायर निकाल चुके हैं क्योंकि एक ही सर्कुलर बेस होगा ना कोन में, और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई इंटू रेडियस इंटू स्लैंट हाइट, ठीक है।
तो टोटल सरफेस एरिया किसी भी कोन का क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर कॉमन आ जाएगा इंटू रेडियस प्लस स्लैंट हाइट, ठीक है। जहां पे मेरा आर क्या है, आर जो है रेडियस ऑफ द कोन है, ठीक है। और एल क्या है, एल जो है वो स्लैंट हाइट है, ठीक है, स्लैंट हाइट। तो ये ध्यान में रखना आप, किसी भी कोन का बेस एरिया क्या होता है, एक सर्कुलर बेस है पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया मतलब सर्कुलर बेस को छोड़ के और जो एरिया है कवर कर रहा है वो होता है, उसका क्या होता है डेफिनेशन, पाई इंटू आर इंटू एल। एल क्या है यहाँ, स्लैंट हाइट जो है इसको बोलते हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया बेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया, पाई आर इंटू आर प्लस एल हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है। तो ये स्लैंट हाइट है, इसको ध्यान में रखना, एल यहाँ स्लैंट हाइट है, ठीक है। अब आता है वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम क्या होता है भाई कोन का, तो गाइस जब आते हैं वॉल्यूम कोन का क्या होगा भाई, देखो यहाँ पे ये जो है कोन है, इसका मान लो रेडियस जो है बेस का ये कितना है, ये आर है, ठीक है। और इसका जो परपेंडिकुलर है हाइट ऑफ द कोन जो है, मतलब इसका जो टॉप वर्टेक्स पॉइंट से जो इसके सेंटर को मिलाएंगे नीचे वाला सर्कुलर बेस है, इसका जो हाइट है ये एच है, ठीक है। और ये क्या था मेरा, पहले ही बता चुका हूँ, इसको क्या बोलते हैं स्लैंट हाइट, ये एल है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है भाई, कोन का जो वॉल्यूम होता है ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, कोन का क्या होता है वॉल्यूम, जहाँ पे आर क्या है रेडियस ऑफ द कोन, ठीक है। जो नीचे सर्कुलर बेस है इसका रेडियस है ये, ठीक है। और एच क्या है यहाँ पे, एच क्या है भाई, हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। हाइट ऑफ द कोन कैसे निकालते हैं, जो उसका टॉप का ये जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है, ठीक है, इसका जो टॉप का जो वर्टेक्स का पॉइंट है उसको जो सर्कुलर सेंटर है नीचे उससे मिलाते हैं, उससे मेरा हाइट निकल जाता है कोन का। तो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट, इसी पे आपको सारे मेंसुरेशन के क्वेश्चन बन जाएंगे, जितना भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है उसको अच्छे से आप फॉर्मूला को याद कर लेना और समझ लेना डेफिनेशन, वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या है, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया वो क्या है, ठीक है, बेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर ये आप जितना मैंने बताया समझ लोगे तो मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चन प्री और मेंस में आपके बन जाएंगे आराम से, ठीक है। अब चलो एग्जांपल सॉल्व करते हैं, इससे आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला और भी क्लियर होगा, ठीक है। तो गाइज हमने मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया, फॉर्मूलाज भी देख लिया, 2D शेप 3D शेप्स का। अब उस पे क्वेश्चन बनाते हैं, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 35√2 सेंटीमीटर, ठीक है। वोज एरिया इज 161 स्क्वायर सेंटीमीटर लेस देन एरिया ऑफ ए सर्किल, ठीक है। देन फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। तो देखो इसमें दो है, स्क्वायर दिया गया है और क्या है आपका सर्किल है, ठीक है। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया मुझे, जो डायगोनल होता है स्क्वायर का वो दिया गया। तो डायगोनल क्या होता है, ये जो आपका डायगोनल है, ठीक है, ये दिया गया कितना 35√2 सेंटीमीटर है। और ये दिया गया है कि जो एरिया है स्क्वायर का वो कितना है भाई, एरिया जो है स्क्वायर का ये कितना है 161 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस देन द एरिया ऑफ अ सर्किल, मतलब एरिया जितना सर्किल का है, ठीक है, उससे कितना कम है, ये 161 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था अगर डायगोनल दिया रहे तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं ना। क्योंकि आप छोड़ो, अगर आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस यूज करो। मान लो स्क्वायर का साइड है ए है तो सारा साइड ए होगा, क्योंकि स्क्वायर का सब साइड इक्वल होता है ना। तो अब देखो ये जो है मेरा डायगोनल है, तो कितना दिया गया है, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा, डायगोनल का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना दिया गया है ये मेरा 35√2 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए यहां से मेरा 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 35 इंटू 35 इंटू 2 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ना। तो 2 से 2 कट गया, इसीलिए मेरा ए कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। मतलब मेरा जो साइड है स्क्वायर का वो 35 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, तभी इसका डायगोनल क्या हो जाएगा 35√2 होगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें कह रहा है जो एरिया है स्क्वायर का, ठीक है, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर होगा ना, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। एरिया सर्किल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है ना, यानी 22/7 रेडियस का स्क्वायर, ये कितना है 161 है, ठीक है। तो यहाँ से ए तो मुझे पता है 35 है, तो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 22
22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर हो जाएगा -161। अब 35 का स्क्वायर फटाफट कर लो, कितना होता है? 25 25 5 2 175 5 3 15 5 3 9 1 10 0 5 1225 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा हम देखेंगे तो 22/7 आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1225 प्लस 161, ठीक है। 161 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 31386। यह कितना हो गया? 1386। तो अब देखेंगे क्या 22 से ये कट रहा है? मुझे लग रहा है कट जाएगा। 22 छक्के 132 हो गया और 6 3 से कट गया, यानी आर स्क्वायर क्या हो गया? 7 × 63। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 7 × 3 लिख सकते हैं ना, ठीक है। ये लिख लिया, इसीलिए यहाँ से मेरा रेडियस क्या हो जाएगा सर्किल का? 7 × 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, यानी 21 सेंटीमीटर मेरा आ गया रेडियस। यानी जो सर्किल है मेरा, इसका रेडियस कितना है? इसका जो रेडियस है ये 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए? क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। तो इस सर्किल का सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा इस सर्किल का? सरकमफेरेंस यानी पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, परिधि। तो सरकमफेरेंस सर्किल का 2 × पाई × आर होता है। तो कितना हो जाएगा ये? 2 × 22/7, और रेडियस अभी कितना निकाला है? 21। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। सरकमफेरेंस या पेरीमीटर। तो क्या मेरा आंसर हो जाएगा? सी 132 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो गाइस अब आता है सेकंड क्वेश्चन में। इसमें क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 7:13, ठीक है। इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 572 मीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर ही दिया रहेगा जब भी ये सिलेंडर दिया रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है? देखो इसका जो रेडियस है, ये इसका रेडियस है, देखो ये इसका रेडियस है, और इसका जो हाइट है, ठीक है, इसका जो ये हाइट है, इसका मतलब रेशियो दिया गया है। तो ये है आपका हाइट ऑफ ए सिलेंडर, और ये क्या है? रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है सिलेंडर का हाइट और रेडियस का क्या है भाई? रेशियो 7:13, ठीक है। आगे क्या दिया गया है? कर्व सरफेस एरिया दिया गया है, ठीक है। सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है ये दिया गया कितना है? 572 मीटर स्क्वायर। तो अभी आपने देखा था कर्व सरफेस एरिया कितना था सिलेंडर का भाई? 2πRh था ना, 2πRh, जहाँ पे r रेडियस है और h हाइट ऑफ द सिलेंडर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 572। अब देखो यहाँ पे ये तो मेरा रेशियो में दिया गया है, चलो इसको x मान लेते हैं, इसको 13x मान लेते हैं। x से ऊपर नीचे करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं। इसको लिख सकते हैं 44/7 गुना रेडियस कितना है भाई? 13x है, और हाइट कितना है? 7x है। यहाँ से लिख दिया है, कंफ्यूजन मत करना आप, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 572। तो यहाँ ध्यान से देखना, ये 44 का 44 और 3 से कट जाएगा, ठीक है। यानी और ये 13 13 भी कट जाएगा, और ये 7 7 कट जाएगा, ठीक है। इसीलिए मेरा जो x का वैल्यू है कितना आ जाएगा? 1। तो यानी यहाँ क्या मतलब हो गया? हाइट जो है वो 7 मीटर है, और रेडियस कितना है? 13 मीटर, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया है, ठीक है। x का वैल्यू 1 आ गया है। अब मुझे हाइट और रेडियस पता चल गया, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? ये जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या था भाई? सिलेंडर का जो है वॉल्यूम क्या होता है? πr² होता है ना, यानी कितना हो जाएगा ये? 22/7, और रेडियस का वैल्यू कितना आ गया है? 13 है, स्क्वायर इंटू हाइट कितना है? 7 मीटर। तो 7 से 7 कट गया। इसको फटाफट आप कैलकुलेशन कर लेना। 169 इंटू 22 कितना हो जाएगा? 9 2 18 का 8, हाथ में 6 बार 3, हाथ में 1 2 का 1 3, 338। यानी कितना वैल्यू हो गया? 8 8 3 11 का 1 3 3 6 1 7, यानी 3718 मीटर क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। 3718 विल बी द आंसर। तो 3718 पहला आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया जो सिलेंडर का है ये 2πRh होता है। तो अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बताया था वो पता होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को जल्दी बना पाओगे, ठीक है। चलो और भी एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं आपको, ठीक है। तो गाइस अब आता है थर्ड क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या कह रहा है? द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। तो देखो एक मेरा रेक्टेंगल दिया गया है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और एक है मेरा स्क्वायर। तो रेक्टेंगल आपको पता ही था क्या होता है? जिसमें आमने सामने वाला इक्वल होता है। स्क्वायर क्या होता है? जिसमें सारा साइड इक्वल होता है, ठीक है। तो पेरीमीटर दोनों का इक्वल दिया गया है, ठीक है। और आगे पढ़ते क्वेश्चन में क्या दिया गया है?
वो जो एरिया इज 1296 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब पेरीमीटर रेक्टेंगल का दिया गया है इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर का जो एरिया है वो भी दिया गया है मुझे 1296 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर। मतलब ब्रेथ दिया गया है रेक्टेंगल का, ये जो है आपका ब्रेथ है कितना है 26 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेंथ नहीं पता है मुझे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए, तो एरिया जो होगा रेक्टेंगल का क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ब्रेथ तो मुझे पता है 26 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये पता है, तो मुझे लेंथ खोज लूंगा तो मुझे काम चल जाएगा, ठीक है। तो अब जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको यूज करते हैं। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है, ठीक है, पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का है ये इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, ये दिया गया है। और स्क्वायर का एरिया कितना है भाई, स्क्वायर का जो एरिया है ये मेरा कितना दिया गया है 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा एरिया क्या होता है स्क्वायर का, अगर इसका साइड ए है तो ए स्क्वायर होता है ना, तो 1296 दिया गया, मतलब साइड क्या हो जाएगा मेरा स्क्वायर का जो 36 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये तो आसानी से पता चल गया, ठीक है। अब जो कह रहा है कि पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, मान लो लेंथ इसका एल है, तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, और ब्रेथ मुझे दिया गया कितना 26 है, ठीक है। और पेरीमीटर स्क्वायर का कितना होता है भाई, इसमें तो सारा साइड इक्वल होता है 4 इंटू जितना साइड है, साइड का लेंथ मेरा 36 निकल चुका है, ठीक है, तो ये लिख लिया। तो यहाँ से मेरा L प्लस 26 कितना हो गया भाई, 2 से चला गया ये 72, इसीलिए लेंथ जो है रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा ना, 46 सेंटीमीटर हो जाएगा, 46 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ कितना है 46 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ से एरिया जो है रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का जो एरिया है, अब मुझे लेंथ पता चल गया कि 46 है और ब्रेथ तो पहले से ही पता था 26 है, तो 46 इंटू 26 यही हो जाएगा ना एरिया। तो इसको फटाफट कैलकुलेट कर लो, कितना हो जाएगा 6 छः हाथ में 3 4 24 276 दुना बाग 2 4 2 8 1 9 6 7 2 9 9 2 11, यानी 1196 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर 1196 विल बी द आंसर। तो देखो 1196 में कोई नहीं है तो ई हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो चलो मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 112 मीटर, एक स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, उसका पेरीमीटर कितना दिया गया भाई, उसका जो पेरीमीटर है ये 112 मीटर है। तो पेरीमीटर स्क्वायर का क्या हो जाता है 4 टाइम्स उसका जो साइड होता है 112, यहाँ से साइड मुझे पता चल जाएगा ना कि स्क्वायर का साइड कितना हो जाएगा भाई 4 दूना 8 3 28 मीटर, मतलब एक स्क्वायर का जो साइड कितना है 28 मीटर और सब इक्वल है 28 मीटर, ठीक है। अब आगे क्या दिया है एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब साइड ऑफ द स्क्वायर 28 मीटर है ना, अब लेंथ है जो रेक्टेंगल, ये जो एक रेक्टेंगल है इसका लेंथ साइड ऑफ द स्क्वायर के बराबर है, यानी ये 28 मीटर है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 392। तो ये रेक्टेंगल का मान लो ये बी ब्रेथ है, तो एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, ये दिया गया है 392 मीटर स्क्वायर है। अब लेंथ तो मुझे पता है ना, यहाँ से लेंथ तो 28 है, और ब्रेथ यहाँ से पता चल जाएगा कि उसकी चौड़ाई क्या है, जो रेक्टेंगल है मेरा उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी भाई, उसकी जो ब्रेथ है ये कितना हो जाएगा 28 का 28 हो जाएगा और 4 यानी 14 मीटर हो जाएगा, ठीक है। मतलब रेक्टेंगल का जो ये है चौड़ाई 14 मीटर पता चल गया मुझे। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल वोज रेडियस इज इक्वल टू द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी एक सर्किल है, ठीक है, उसका जो रेडियस है ये इक्वल टू ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब ब्रेथ रेक्टेंगल का तो 14 मीटर है, मतलब इसका रेडियस 14 मीटर है, तो इस सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा भाई, इस सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और कितना हो जाएगा ये 22/7, रेडियस कितना है 14, ठीक है। तो ये कितना हो गया 28 गुना 22, कितना हो गया भाई 28 गुना 22, फटाफट कर लो 28 दूना 56, 56 हो गया 6 5 6 11 616 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। एरिया ऑफ द सर्किल क्या आ जाएगा भाई 616 मीटर स्क्वायर विल बी द आंसर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर डी 616 स्क्वायर मीटर, ठीक है। चलो मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो गाइज मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है देखो 5वां नंबर है इफ द सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल इज 132 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक सर्किल दिया गया है, ठीक है, इसका जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस सर्किल का क्या हो जाता है, मान लो अगर इसका रेडियस है आर है, तो सरकमफेरेंस क्या होता है सर्किल का भाई 2 पाई आर होता है ना। तो 2 पाई आर मेरा कितना दिया गया है यहाँ पे 132 है, तो यहाँ से रेडियस का वैल्यू फटाफट निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा ये 44/7 गुना रेडियस 132 हो जाएगा, ठीक है, ये 44 3 से चला जाएगा,
यानी रेडियस ऑफ द सर्किल यहाँ से कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हम लोग को फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे, रेडियस ऑफ द सर्किल कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है देखो, एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर। एक सिलेंडर है, ठीक है, ये जो सिलेंडर है इसका जो हाइट है, इसका जो ये जो हाइट दिया गया है ये कितना है भाई, ये जो सिलेंडर का हाइट है ये सर्किल ऑफ द रेडियस के बराबर है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हाइट, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर अब पता चल गया मुझे, ये कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें कह रहा है वो जो वॉल्यूम इज 1650। अब इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम भाई, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। ये कितना दिया गया है भाई, क्वेश्चन में ये कितना दिया गया है, 1650 दिया गया है, 1650 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से कह रहा है रेडियस ऑफ द सिलेंडर खोजने, ठीक है। तो इसमें रेडियस ऑफ द सिलेंडर को मान लो R1 है, ठीक है, क्योंकि ये R है तो ये सर्किल से कंफ्यूजन नहीं करना है। इसका जो रेडियस है सिलेंडर का R1 मान लो, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर वन स्क्वायर एच हो जाएगा। अब हाइट ऑफ द सिलेंडर तो मुझे पता है ना, वो तो सर्किल के रेडियस के बराबर है जो कि 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 22/7 गुना R1 स्क्वायर, यानी रेडियस ऑफ द सिलेंडर का स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर जो रेडियस के बराबर है सर्किल के। तो ये इतना हो जाएगा 1650 हो जाएगा ना, ये इसको इक्वल कर देंगे। अब देखना यहाँ से ये जो है आपका कुछ कटेगा क्या, 7 से कट जाएगा मुझे लग रहा है, 21 7 का 7, 147, ये 7 3 से हो जाएगा, 7 दूना 14, तो गाइज ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट। देखो 7 से ये 3 से चला गया और ये कितना हो गया, 3×5 = 15 का एक हाथ में एक, फिर 550 हो गया, ठीक है। इसलिए यहाँ से R1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 550/22 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 11 से चला गया, कितना हो गया ये, 11×5 = 55, 11×5 = 55 हो गया, ठीक है, 50, और ये कितना हो गया 25। इसीलिए रेडियस जो सिलेंडर का रेडियस है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, 5 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का रेडियस अब मुझे पता चल गया ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ए विल बी द आंसर। तो देख रहे हो कितना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो कितना इजीली बन जाता है। चलो मूव ऑन करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दिया गया है, इफ द सरकमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्किल इज 36 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक सेमी सर्किल है, ये जो मेरा क्या है, सेमी सर्किल, ठीक है। मतलब अगर सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो उसको क्या बोलेंगे, सेमी सर्किल, ठीक है। तो सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस दिया गया है मुझे, ठीक है। सरकमफेरेंस मतलब इसका पेरीमीटर भी बोल सकते हो, कितना दिया गया है, 36 सेंटीमीटर। तो सरकमफेरेंस का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब जो उसका आउटर एरिया है उसका सम, मतलब ये जो टोटल पोर्शन है इसका और ये जो कर्व सरफेस है इसका जो सरकमफेरेंस होगा, टोटल जो सम होगा वही होगा ना सरकमफेरेंस। तो सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो अगर इसका रेडियस मान लो सेमी सर्किल का आर है, तो इसका सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन कितना हो जाएगा भाई, ये 2r हो जाएगा ना, 2r प्लस ये पोर्शन। अब ये पोर्शन भाई कितना हो जाएगा, देखो सर्किल का क्या होता है पेरीमीटर या सरकमफेरेंस, 2 पाई आर होता है ना, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेमी सर्किल का आ जाएगा पेरीमीटर, यानी पाई आर। मतलब ये पोर्शन कितना है, पाई आर है, ठीक है। तो पाई आर इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा सरकमफेरेंस सेमी सर्किल का। ध्यान रखना इसमें 2r को भी ऐड करेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना। फिर ये जो कर्व सरफेस का पोर्शन है इसके सरकमफेरेंस को ऐड करेंगे, ये ध्यान में रखना। तो अब मुझे सरकमफेरेंस कितना दिया गया भाई, 36 दिया गया है ना, और रेडियस मान लो आर है, आर है, ठीक है, उसका तो वैल्यू निकालना है। 2 प्लस कितना हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7। तो यहाँ से हम लोग फटाफट रेडियस का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा भाई, 36 इजकल टू आर हो जाएगा 14 36/7। अब देखो 36 से 36 कट गया, इसीलिए रेडियस मेरा कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ये जो सरकमफेरेंस है, ये जो सेमी सर्किल है उसका सरकमफेरेंस दिया है, तो यहाँ से रेडियस हम लोग कितना निकाल लिए, 7 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ना। एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 1/11 ऑफ द एरिया ऑफ द सेमी सर्किल। तो इस सेमी सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया जो होगा सेमी सर्कल का, जितना सर्किल का एरिया होता है उसका हाफ हो जाएगा। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सेमी सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी 1/2 इंटू 22/7, और रेडियस कितना है भाई, 7 इंटू 7, ठीक है। ये 7 से चले, ये 11 से चला गया, इसीलिए एरिया कितना हो गया भाई, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, इस सेमी सर्किल का।
तो यहाँ दिया गया है कि इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्किल इज 36 mm एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल जो है, अब ये रेक्टेंगल इसका लेंथ मान लो l और ब्रेथ b है, तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो ब्रेथ है ये 1/11 है एरिया ऑफ द सेमी सर्किल के। तो सेमी सर्किल का एरिया हम लोग निकाल चुके हैं ना, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसा क्वेश्चन में दिया गया वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल पता चल गया। अब कह रहा है इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया कितना दिया गया है, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, और ब्रेथ कितना है मेरा, चौड़ाई 7 है। ठीक है, तो ये 168 हो जाएगा, इसीलिए लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ से रेक्टेंगल का लेंथ कितना हो जाएगा, 7×2 = 14 4 यानी 24 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी ये कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। तो हमको कह रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 × L + B हो जाएगा। ठीक है, अब L कितना है, 24 है, और B कितना है, 7 है, तो कितना हो जाएगा, 2 × 31 यानी 62 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा भाई, पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा, 62 सेंटीमीटर। ए विल बी द आंसर। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन था, इसमें आप सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस ध्यान से निकालना, उसमें जो यह डायमीटर है उसको भी सम करते हैं, और प्लस जो है उसका लेटरल सरफेस का जो है पेरीमीटर उसको भी सम करते हैं, ये ध्यान में रखना। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज मूव ऑन करते हैं, हम 7th क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें क्या दिया गया है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब देखो एक लेंथ, एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ मान लो L है, ब्रेथ B है। तो एज पर क्वेश्चन क्या दिया गया भाई, लेंथ है जो रेक्टेंगल का, ठीक है, लेंथ है जो रेक्टेंगल का वो 8 सेंटीमीटर ज्यादा है उसके ब्रेथ से, जितनी उसकी चौड़ाई है उससे 8 सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 64 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है भाई, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2L + B होता है ना, ये कितना दिया गया है, 64 सेंटीमीटर है मेरा। तो यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा रेक्टेंगल का, 32। अब देखो ये इक्वेशन मान लो ये 2 है और ये इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हमको एल लेंथ और ब्रेथ पता चल जाएगा ना। इक्वेशन 1 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, देखना लेंथ है मेरा ब्रेथ +8 प्लस ब्रेथ कितना है 32, इसीलिए यहाँ से जो 2b कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी वो जो रेक्टेंगल है उसका चौड़ाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चल गया मेरा कितना है, 12 सेंटीमीटर है, और लेंथ कितना हो जाएगा, फिर लेंथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ से 8 ज्यादा है यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लेंथ भी पता चल गया, कितना है लेंथ, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है भाई, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 15 टाइम्स द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब एक स्क्वायर है मेरा, ठीक है, स्क्वायर का एरिया कितना दिया गया है मुझे, 15 टाइम्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो पता है ना, मुझे पता चल जाएगा ना, यहाँ से एरिया कितना हो जाएगा रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और लेंथ कितना है 20 है और ब्रेथ 12 है, तो कितना हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, एरिया जो है इस स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 15 टाइम्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 240 निकाल लिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, मान लो इसका साइड ए है तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर होगा ना, तो ये ए स्क्वायर कितना दिया गया, 15×240। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा ये, 15×4 = 60 का 0 3600 हो जाएगा ना। इसीलिए जो है एक साइड का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा ना, 60 सेंटीमीटर। तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो स्क्वायर है ये सब 60 सेंटीमीटर इसका लेंथ है सबका। ठीक है, तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स द 4a हो जाएगा, और ए का वैल्यू कितना है, अब 60 आ गया ना, यानी कितना हो जाएगा 4 × 60 240 सेंटीमीटर हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो मेरा क्या हो जाएगा, B 240 विल बी द आंसर। तो देख रहे हो, इस तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। चलो मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो गाइज मूव ऑन करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। होपफुली आपको मजा आ रहा होगा, और मेंसुरेशन बहुत मजेदार टॉपिक है, इसको बनाने में आपको मजा आएगा, इजी भी है और मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, लेकिन हाँ कहीं कहीं कॉन्सेप्ट भी यूज होता है, तो ध्यान से देखना कि जो से मैंने टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया का आपको इन्फॉर्मेशन दिया रहे, तो थोड़ा ध्यान से उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो अभी मूव ऑन करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, इसमें कह रहा है द रेशियो ऑफ द रेडियस टू हाइट ऑफ सिलेंडर इज 7:8। तो देखो इसमें क्या है, मुझे एक दिया गया है, एक क्या है मेरा, सिलेंडर दिया गया है। ठीक है, सिलेंडर है, ठीक है, उसका जो है रेडियस मान लो
रेडियस है इस सिलेंडर का कितना, आर है, ठीक है। जो रेडियस है सिलेंडर का कितना है, आर है। और इसका जो हाइट है सिलेंडर का, ये कितना दिया गया भाई, सिलेंडर का हाइट कितना दिया गया है मुझे, ये इसको h मान लेते हैं, अभी दिया नहीं गया है, मुझे इसका वैल्यू निकालना है। मुझे रेशियो दिया गया है यहाँ पे कि रेडियस टू हाइट का जो रेशियो है ये 7:8 है, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और एक और रेशियो दिया गया है, एक मेरा स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, इसका मान लेते हैं सारा साइड a है मेरा, ठीक है, सारा साइड इक्वल टू a। तो यहाँ पे क्वेश्चन से दिया गया है रेडियस ऑफ द सिलेंडर और स्क्वायर जो है साइड का, उसका जो रेशियो है ये 2:3 है, ठीक है। तो ये मुझे दो इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अब देखो सिलेंडर का वॉल्यूम दिया गया है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। ये कितना दिया गया है मुझे, ये 9856 है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। तो देखो रेडियस और यहाँ पे जो रेडियस और हाइट है सिलेंडर का, उसका रेशियो, इसको मान लेते हैं 7x, इसको 8x मान लेते हैं, x से ऊपर नीचे करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो इसको अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 22/7 हो जाएगा, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 49x स्क्वायर, और h कितना हो जाएगा 8x, ये कितना है 9856 के इक्वल है ना। अब देखो ये 7 से 7 कट गया, और ये कितना से कटेगा, ये तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, एक्स क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, ये इसको उधर भेज देते हैं, 9856/22 इंटू 7 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से x का जो आप वैल्यू निकालोगे, आप कैलकुलेशन करना, और जो x का वैल्यू कितना आएगा भाई, यहाँ से, तो गाइज यहाँ से आप x का वैल्यू निकालते हैं। देखो ये कितना हो गया, 22×3 = 22 चौके 88 हो गया, ठीक है। और कितना हो गया, 22 चौके 88, 105 हो गया, ठीक है। फिर से आपको 4 से ही जाएगा, 4 22 चौके 88, 229856 कितने बार में कटेगा इसको देख लेंगे, 22 चौके 88 है ना, ये 105 हो गया। फिर से 4 से जाएगा, 22 चौके 88 हो जाएगा, यानी 17 हो जाएगा, यानी 8 से जाएगा, यानी 448 हो गया, ठीक है। अब देखो ये कितने से जाएगा, 7×6 = 42, 4 और ये 8, इसीलिए जो मेरा एक्स क्यू है कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसीलिए एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब एक्स का वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गया, इससे क्या हो गया, मतलब रेडियस जो है सिलेंडर का कितना है, 14 है, 7 × 2, एक्स का वैल्यू 2 आ गया ना, और हाइट कितना है 16 है। तो सेंटीमीटर में इतना मुझे पता चल गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मेरा रेडियस कितना है भाई, रेडियस तो 14 है, तो यहाँ से स्क्वायर का साइड का पता चल जाएगा ना, ये 7 से चला गया, इसीलिए जो मेरा स्क्वायर है साइड का कल उसका क्या हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे सारी जानकारी पता चल गई है, ठीक है। ये जो है मेरा स्क्वायर का साइड है, कितना है ये 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है ना, और रेडियस कितना है भाई सिलेंडर का, ये है 14 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है भाई, हाइट है मेरा 16 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पूछ रहा है मुझे। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 × ए कितना है मेरा 21 है, तो कितना हो जाएगा 84 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो 84 सेंटीमीटर, डी मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चलो मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो गाइज मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 9th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 30%, देन फाइंड हाउ मच परसेंट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बी इंक्रीज, ठीक है। तो देखो ईच, पहले जो क्यूब था, ये क्यूब है उसका साइड ए था, ठीक है। अब क्या है, ये 30% इंक्रीज कर जाता है, तो 30% इंक्रीज कितना हो जाएगा भाई, ए इंटू 30/100 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये कितना हो जाएगा मेरा 1.3 ए बोल सकते हैं ना, मतलब अब नया साइड कितना हो जाएगा 1.3 ए, तो मतलब साइड इंक्रीज हो रहा है मतलब क्यूब का, ठीक है। तो कह रहा है वॉल्यूम में कितना परसेंट चेंज होगा, ठीक है। एक ये मान लो क्यूब 1 है, और ये है क्यूब 2, तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा भाई, नया वॉल्यूम जो क्यूब होगा V2 - V1/V1 × 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला वाला क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यू है, ए क्यू हो जाएगा ना। दूसरा वाला क्यू का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1.3 ए का होल क्यू, तो ये कितना हो जाएगा 1.3 को 3 बार करोगे तो गुना कितना हो जाएगा 1.69 इंटू 1.30 कितना हो जाएगा 900 60 100 9 27 के साथ हाथ में दो, 6 18 तो 20 का शून्य, हाथ में दो, 3 का 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। 9 का 9, 6 का 6, 1 का 1, 0.792, यानी 2.197 हो जाएगा, ठीक है। 2.197 ए क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अब चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, वॉल्यूम कितना से इंक्रीज हो जाएगा, नया वाला 2.197 ए क्यू है, और इनिशियल ए क्यू है, और फिर बाई इनिशियल इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा,
ये हो जाएगा 1.197 हो जाएगा ना, और ए क्यू कट जाएगा, ए क्यू बाई ए क्यू इंटू 100, तो यहाँ से ए क्यू मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये 100 से इसको कितना हो जाएगा, ये 119.7% चेंज इन वॉल्यूम होगा, मतलब उतना से ये जो मेरा वॉल्यूम है क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है, तो 119.7% ए विल बी द आंसर, ठीक है। तो गाइज ये क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो अब तो ये आपको इजीली बन जाना चाहिए, आपने कॉन्सेप्ट इजीली समझ ही लिया है, मेंसुरेशन का जितना भी कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, आपको पता चल गया है। तो इस क्वेश्चन का मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, और मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेना, इन द कम टाइम में सॉल्व करना इसको, ठीक है। तो गाइज होपफुली आज आपने एंजॉय किया होगा, मेंसुरेशन का फुल कॉन्सेप्ट यही है, और इतने कॉन्सेप्ट के अंदर से ही आपको सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है, प्री मेंस में। और आज मोस्टली मैंने प्री लेवल कवर कर लिया, ठीक है। आने वाले टाइम में जो मेंसुरेशन के जो मैं मेंस लेवल क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन मेक श्योर आज जो मैंने फुल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो बनाई और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई है उसको देख लेना, तब जो मैं हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मेंसुरेशन की मेंस लेवल की, वो आपको आसानी से सॉल्व होगे, ठीक है। तो मेक श्योर आज का जो फुल कॉन्सेप्ट की वीडियो है आप इसको अच्छे से देख लेना, और आराम से देखना, मतलब कॉन्सेप्ट सीखने में, फॉर्मूला याद करने में आप हड़बड़ी मत करना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना इजी लेवल से, और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाना। फिर मैं हाई लेवल मेंस की क्वेश्चन की प्रैक्टिस की वीडियो लाऊंगा मेंसुरेशन टॉपिक पे, ठीक है, बहुत सारी वीडियो आने वाली है। तो गाइज आने वाले टाइम में और भी जो बचे हुए टॉपिक है आपका, लाइक पार्टनरशिप, ठीक है, उसकी भी फुल कॉन्सेप्ट की वीडियो आ जाएगी, ठीक है, और उस पर न्यू पैटर्न क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आजकल बैंकिंग एग्जामिनेशन में, उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके अलावा आपको मिक्सचर्स एंड एलिगेशन है, ठीक है, उसकी भी फुल कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो जल्दी ही आएगी। और इसके अलावा जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइक ट्रेन्स, उस पे भी मैं कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो आएगी। टाइम स्पीड डिस्टेंस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इस सारे टॉपिक के, बचे हुए टॉपिक के जो फुल कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो है जल्दी ही आने वाली है। इसके अलावा पाइप्स एंड सिस्टर्न्स जो है उस पे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग उसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब जो बचा हुआ टॉपिक है इसका फुल कॉन्सेप्ट का वीडियो जल्दी आने वाला है, ठीक है। फुल कॉन्सेप्ट प्लस इस पे जो न्यू पैटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस है, न्यू पैटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो एक बार पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसके बाद मैं जो हाई लेवल मेंस के क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कराऊंगा डिफरेंट टॉपिक्स पे, ठीक है। तो गाइज होपफुली आपने एंजॉय किया होगा आज मेंसुरेशन का। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना क्या होगा, ठीक है। तो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।